डेल डेल अपॉन बाई डेल वाई। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, और ऐसे ही व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इन जेड डायरेक्शन? क्या होगा ये, बोलो। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर एम, स्क्वायर एम हाँ, डेल स्क्वायर डेल अपॉन स्क्वायर में अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, यस, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। चलिए, डेल तो जेड आपका स्क्वायर। जेड आएगा, सॉरी, यस इट इज जेड आएगा, ठीक है ना? तो यस, ये आपका जो है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी इन जेड डायरेक्शन। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं कुछ और टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। तो यहाँ पे बुक में मैंने आपको बताया कि जब हैमिल्टनियन ऑपरेटर को साई पे लगा रहे हो तो एनर्जी जो है यहाँ पे आइगन फंक्शन आ जाएगा। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे आइगन फंक्शन की कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अभी हम पोस्टुलेट्स में भी देखेंगे। सबसे पहला जो उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा क्या, कि आइगन फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू। दैट मींस आइगन फंक्शन कोई भी आप निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सिंगल वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि उसकी मल्टीपल वैल्यू आ रही हो, बिकॉज एक फंक्शन एक ऑपरेटर के साथ मिलकर हमेशा सिंगल वैल्यू ही देगा। एक फंक्शन एक ऑपरेटर के साथ मिलकर हमेशा सिंगल वैल्यू ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 2+2 कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो एडिशन है, मतलब प्लस का साइन ऑपरेटर है। 2 को 2 में ऑपरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 एक फंक्शन हो गया, 2 एक फंक्शन हो गया, प्लस से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसका आंसर हमेशा 4 आएगा। अब वो तिगड़म लगा के हम 5 बना दे, 6 बना दे, वो अलग चीज है, पर 2+2 हमेशा 4 आएगा, बिकॉज क्वांटम मैकेनिकली जो आइगन फंक्शन होगा, दैट मीन्स आपका 2, ये भी 2, या दोनों आइगन फंक्शन है, जब मैंने ऑपरेटर ऑपरेट करा प्लस साइन, तो ऑब्वियस बात है उसकी वैल्यू हमेशा 4 आएगी। दैट मीन्स द वैल्यू मस्ट बी सिंगल ऑलवेज। तो ध्यान देना, आइगन फंक्शन जब ऑपरेटर पे अप्लाई होगा तो आइगन फंक्शन जो उसकी वैल्यू आएगी, बदली पहली बात तो आइगन फंक्शन वो होगा जो फंक्शन जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। फिर उसके बाद जो उसका जो आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी, वो आइगन वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, वो आइगन वैल्यू मस्ट बी सेम, या फिर मैं बोलूं सिंगल डिजिट या सिंगल वैल्यू, नॉट सिंगल डिजिट, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू। तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज मल्टीपल नहीं आएंगे, इट इज ओनली द सिंगल वैल्यू। तो क्या होंगी, हमेशा सिंगल वैल्यू होंगी, ध्यान देना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली ऑपरेटर चेंज करके यहाँ माइनस लगा दूं तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ध्यान देना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो दैट मीन्स जो आइगन वैल्यू होगी वो हमेशा सिंगल रहेगी। दैट मीन्स वो केवल यूनिटरी रहेगी। यूनिटरी का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू हमेशा रहेगी। तो ध्यान देना, इसका पहला ये आपका जो पोस्टुलेट अभी आगे पढ़ेंगे उसमें भी सारी वैल्यू आएंगी कि जो आपके फंक्शन है मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू हो जाएंगी तो आंसर आपके वेरी कर जाएंगे। अब इसके बाद आगे, आइगन फंक्शन must be must be finite in all region of space. That means यहाँ पे वर्ड ये यूज करा है कि आइगन जो आप फंक्शन निकाल रहे हैं ये हमेशा फाइनाइट रहना चाहिए। फाइनाइट का मतलब एक डेफिनेट वैल्यू रहनी चाहिए। ये अगर इनफाइनाइट पहुंच गया, ये अगर इनफाइनाइट पहुंच गया तो आपका फंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। दैट मींस आप उस फंक्शन की वैल्यू कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। दैट मींस आइगन फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होनी चाहिए, मतलब इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, इट कंटेन्स अ डेफिनेट वैल्यू, इसकी हमेशा एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, जैसे हम फाइनाइट वैल्यू कहेंगे। दैट मींस का जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट पहुंच गया तो आपका फंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज कर जाएगा। ध्यान देना, सिंपल सी कहानी, ठीक। और मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं, ये मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट ईयर में बताया था। देखिए, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है y=x², आप क्यों यहाँ पे ये मैथमेटिक्स लगा रहे हैं? पढ़ आप केमिस्ट्री रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में रहे हैं, वेव्स के बारे में रहे हैं, जनरली क्वांटम मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और अप्लाई आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्वांटम का मतलब होता है इट इज द वेरी स्मॉल लेवल, दैट मींस इट इज कॉल्ड द माइक्रो लेवल, या फिर मैं आपसे बोलूं बहुत ही कम लेवल पर आपसे देखते हैं जनरली एंगस्ट्रॉम पे, है ना, नैनोमीटर पे। दैट मींस बहुत ही छोटे लेवल पर आपको स्टडी करनी है। तो होता क्या है, हम मान लेते हैं, आई थिंक मेरा वॉइस ब्रेक होगा, रिपीट कर देता हूं। तो हम मान लेते हैं जैसे कोई आपने देखा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, मैंने आपको साई का जब सिग्निफिकेंस बताया था तो उसमें मैंने आपको बातें बताई थी कि ऑर्बिटल्स आर द 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन। क्या है वो? 3 विमाओं वाले वेव फंक्शन है। यदि वो कोई वेव है तो लेट अस से मैं मान लेता हूं मेरी क्वांटम मैकेनिक्स में कोई वेव इस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है कि y = x² को फॉलो कर रही है। जब आप y = x² का
जब आप ग्राफ बनाते हैं, तो जिनको नहीं आता ग्राफ बनाना कोई दिक्कत नहीं, बस मान लीजिए, बाकी मैथमेटिक्स में आपने सबने पढ़ा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा यू शेप बनता है, ठीक है ना, यू शेप बनता है। अब मेरा काम है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वेव को ऐसे ना प्रोपोगेट करा के इसको एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करा दूं। कैसे करा दूं? स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करा दूं। तो बस मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं एक ऑपरेटर ऑपरेट कर दूंगा, और वो ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर होगा? इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा। जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डी वाई ऑफ यहाँ y, सॉरी डी वाई ऑफ x, यहाँ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेट करूंगा, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जब भी लगाता हूँ ऑपरेटर, यहाँ पे जब भी इस ऑपरेटर को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n पे लगाऊंगा, तो आप जानते हैं n आगे जाता है और जो पावर है उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। तो ऑब्वियस बात है, दिस बिकम्स n x की पावर n-1। तो सिमिलरली मैं जब उसको यहाँ ऑपरेट करूंगा तो यहाँ पावर 2 आगे जाएगी, और ऐसी x इसकी पावर 2 में से एक घटा दूंगा, दैट मींस इट बिकम्स 2x। अब आप देखिए, जैसे ही आपने इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, इस फंक्शन में y फंक्शन में डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, तो उसकी एक वैल्यू निकल के आई, और आप देख रहे हैं एक वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू है, दैट मींस 2x है। जैसे ही आप इसको 2x वैल्यू को, मतलब इसको जनरली डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप पढ़ चुके हो, y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन को y डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट मींस ये y डैश की वैल्यू 2x निकल के आई। अब जब ये y डैश की वैल्यू 2x निकल के आई, और जब मैं 2x का ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो क्या देखूंगा, डबल डिस्टेंस पे, 2 की डिस्टेंस पे ये एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। दैट मींस मैंने अपनी मर्जी से उस जो वेव यू वेव थी उसको मैंने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन वेव में कन्वर्ट कर दिया। तो मैथमेटिक्स को इसलिए अप्लाई किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है फंक्शंस को पढ़ना, ताकि हम जो वेव्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग प्रोपोगेट करा सकें। दैट मींस आपने देखा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्मॉल पार्टिकल है। डी ब्रॉगली इक्वेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर हो सकता है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, वो वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों रख सकता है। जैसे ही अगर वो वेव नेचर और अपना पार्टिकल नेचर रखेगा, तो आपको सिंपल सी कहानी समझनी है कि डुअल नेचर है, जैसे इसका वेव नेचर होगा तो मैथमेटिकल टर्म से उस वेव को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी अप्लाई द मैथमेटिक्स, वी हैव सम रूल्स इन द मैथमेटिक्स कि कैसे किसी वेव्स को, हमने देखा ये आपकी यू से आपकी वेव थी, आपने क्या कर दिया, इसको एक सिंपल सी आपने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली मैं स्ट्रेट लाइन को भी फिर से वापस से यू शेप में कन्वर्ट कर सकता हूं, यदि मैं इसका क्या कर दूं, फिर से इंटीग्रेशन कर दूं। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो इंटीग्रेशन के लिए आपको पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, x की पावर में n में एक जोड़ दो, और नीचे क्या करते हैं, n+1 ही कर देते हैं। तो सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे मैं जैसे इसमें इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो ऑब्वियस बात है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, तो रिवर्स हो जाएगा, दैट मींस ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से y में। ऑब्वियस बात है, 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो इट इज 2, x की पावर 1 है, 1+1 हो जाएगी, ऐसे ही 1+1 नीचे भी आएगा। तो सिमिलरली आपने देखा कि y जो है वो 2 से 2 कट गया, दैट मींस x स्क्वायर हो गया। दैट मींस आपने फिर से क्या कर दिया, उस वेव को, जो स्ट्रेट लाइन वेव थी, उसको फिर से आपने यू शेप वेव में कन्वर्ट कर दिया। तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पे फंक्शन एंड ऑपरेटर को इतने डीपली यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए, क्या इतनी बात क्लियर हुई? जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी भैया। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट पोस्टुलेट हमने देखा कि आइगन वैल्यू जो है हमेशा सिंगल होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि ये फाइनाइट होना चाहिए, फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। इनफाइनाइट हो गया तो फंक्शन हमारा डेड हो जाएगा, दैट मींस हम वेव फंक्शन पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें इनफाइनाइट की वैल्यू ही नहीं पता होती। थर्ड, आइगन फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसे? कल मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन दिया था, जो कि आप लोगों ने कहा आपसे हुआ नहीं, हुआ इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑब्वियस बात है, आइगन फंक्शन रहा ही नहीं। मैंने आपको दिया था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो आपने देखा, जैसे आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आप सभी को पता है, इट इज द कॉस एक्स। प्लस होगा या माइनस होगा? बोलिए भाई, कॉस प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा भैया। यस, प्लस होगा, ठीक है जी, इट इज द प्लस कॉस एक्स। जस्ट अ मिनट भाई, ये थोड़ा स्लिपरी आज पता नहीं क्यों ज्यादा हो गया। ठीक है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है जी, इट इज प्लस कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं, आपका जो साइन फंक्शन था, ये आपका ऑपरेटर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स, ठीक। जैसे ही आपने ऑपरेटर को फंक्शन में अप्लाई करा, आपका फंक्शन ही चेंज हो गया। तो जब आपका फंक्शन ही चेंज हो गया, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस रहा ही नहीं। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन जो है जैसा लेके चल रहे हो वैसा ही फंक्शन होना चाहिए। तो ऑब्वियस है, अगर मुझे फंक्शन सेम लाना है तो मुझे इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे मैं इसका एक बार फर्दर डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, और साइन आएगा माइनस का, तो ऑब्वियस बात है इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इसकी वैल्यू -1 है। दैट मींस आपने देखा कि आपका फंक्शन फिर से कंटिन्यूअस हो गया, साइन का फंक्शन था साइन में रहा, और ऑब्वियस बात है फंक्शन सेम होता है और उसमें कुछ वैल्यू निकल के आती है, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। सो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो ध्यान रखना, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, वैल्यू मस्ट बी सिंगल, और फंक्शन जो है उसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। फंक्शन अगर इनफाइनाइट हो गया तो हम भैया क्वांटम मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं खो जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है जी। तो वो जो अवेंजर मूवी थी उसमें जो क्वांटम मैकेनिक की बात करता है कि वो उसमें जो एंटमैन होता है उसमें जाके खो जाता है, उसके लिए यही बात होती है कि उसका फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाता है, खो जाता है जाके उसमें। जैसे ही वो क्वांटम मैकेनिकल टर्म को ऑपरेट करके वो मशीन बना लेता है, वो जैसे ही उससे बाहर आ जाता है। तो यही सारी चीजें होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, बस वही उन्हीं तिकड़म को लगा लगा के उन्होंने वो मूवी बना दी। ठीक है जी। चलिए, इसमें अब आगे दो चीजें और दी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक चीज और होनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताया, पहला पॉइंट हमने देखा फंक्शन मस्ट बी सिंगल, फिर हमने देखा फंक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, फंक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो उस फिक्स्ड वैल्यू के बेसिस पे हमने फंक्शन को दो टर्म्स में बांट दिया। एक तो हमने फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड बांट दिया, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन जनरली आजकल बहुत सारे एग्जाम में लगाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सबको एक जैसे मार्क्स देना, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे आपको पता है इतने स्टूडेंट्स हो जाते हैं एग्जाम देने वाले, तो ऑब्वियस बात उनके शिफ्ट में एग्जाम कर दिए जाते हैं, फिर किसी शिफ्ट में हार्ड एग्जाम आता है, किसी शिफ्ट में जो है इजी पेपर आता है, तो क्या करते हैं अब नॉर्मलाइज कर देते हैं। हालांकि मुझे इनके नॉर्मलाइजेशन का फंडा नहीं पता, बट ये नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, सबको एक यूनिट में ले आना, सबको बराबर ले आना। दैट मींस किसी का पेपर हार्ड था, किसी का पेपर इजी था, सबको बराबर कर देना, तो इसका मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में आपका जो रीजन होगा वो इनफाइनाइट रीजन होगा। व्हाई? बिकॉज क्योंकि ऑब्वियस बात है क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली अगर मैं बात करूं, मैं पढ़ना किसके लिए चाह रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स, छोटी छोटी पार्टिकल्स के लिए पढ़ना चाह रहा हूं। दैट मींस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेसिकली पढ़ना चाह रहा हूं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आपका एक न्यूक्लियस आप फुटबॉल के साइज के बराबर मान लो, फुटबॉल के साइज के बराबर मान लो, तो शायद उसका पहला इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं, ऑब्वियस बात है, आप देखेंगे मार्स की दूरी पे घूम रहा होगा। दैट मींस ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से जो पहला इलेक्ट्रॉन है कभी करीब मार्स की दूरी पे घूम रहा होगा। ऐसे अगर मैं दूसरी सेल उसमें प्रेजेंट होगी वो तो और भी ज्यादा दूर होगा, ऐसी तीसरी सेल प्रेजेंट होगी और भी ज्यादा दूर होगा। दैट मींस उसका जो रीजन है लगभग लगभग इनफाइनाइट है। तो ऑब्वियस बात है इनफाइनाइट रीजन कितना, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। जनरली हम ये रीजन मान के चलते हैं किसी भी क्वांटम मैकेनिकल टर्म के लिए। तो ऑब्वियस बात है ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, जो कि हम इनफाइनाइट रीजन में देख रहे हैं, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी रीजन में इसका इंटीग्रेशन देख रहे हैं। और ये ऑब्वियस बात है यहाँ पे मैंने ऑपरेटर लगा दिया इंटीग्रेशन, तो उसके लिए मुझे वेव फंक्शन लेना पड़ेगा जो होगा साई इंटू साई स्टार। और यहाँ पे जो ऑब्वियस बात है इंटीग्रेशन के लिए एक इंटीग्रेंट भी चाहिए होता है जिसको हम कहेंगे डी टाउ। और ये डी टाउ क्या होता है, 3 डायमेंशनल फंक्शन होता है। डी टाउ एक 3 डायमेंशनल फंक्शन होता है। दैट मींस डी टाउ बराबर होता है, जनरली मैथमेटिक्स वाले ये पढ़ चुके हैं और जो नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं उनको बस ये बातें समझनी है कि डी टाउ बराबर 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। और बाकी जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे डी टाउ बराबर डी एक्स वाई डी जेड लेते हैं, जिसे हमने मल्टीपल इंटीग्रेंट में ऑलरेडी हम मैथमेटिक्स में देख चुके हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में जो ये इंटीग्रेशन वैल्यू होनी चाहिए, ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू होनी चाहिए, ये हमेशा इसका आंसर 1 आना चाहिए। दैट मींस ये हमेशा इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 1 हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। ठीक है जी। और सिमिलरली अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। अभी इसको समझाता हूं और अच्छे से, ठीक है। पर फिलहाल जो बुक में टर्म लिखी है पहले उसको देख लेते हैं, ऑर्थोगोनल। ठीक है जी। देखो, ऑर्थोगोनल का मतलब एक और होता है परपेंडिकुलर। ये जो मैथमेटिक्स वाले हैं उन्होंने ऑर्थोगोनल वर्ड सुना होगा। ऑर्थोगोनल को जनरली परपेंडिकुलर भी बोला जाता है और जनरली इसको एल्टीट्यूड हाइट भी बोली जाती है। जनरली परपेंडिकुलर हाइट को एल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये एल्टीट्यूड, बट हम यहाँ पे केवल टॉपिक देखेंगे ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर से अभी क्यों बताऊंगा, अभी जस्ट इन टर्म्स को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल कंडीशन तब होती है जब ये इंटीग्रेशन वाली टर्म, सिमिलर ऊपर वाली इंटीग्रेशन वाली टर्म, ठीक है जी, ये जब 0 के बराबर हो जाए, ये जब 0 के बराबर हो जाए। ठीक है जी। तो ये होगी आपकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या, जब आपने ऑपरेटर को ऑपरेट करा साई वेव फंक्शन में,
ठीक है ना, उसके साई स्टार के साथ, तो ऑब्वियस बात है उसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए सो इट इज द नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, अगर वो 0 आ जाए सो इट इज द ऑर्थोगोनल कंडीशन। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज द वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल एज, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अकॉर्डिंग टू द बुक। अब ये होता क्या है, जनरली बात को समझते हैं, जनरली बात को समझते हैं। देखो क्वांटम मैकेनिकल टर्म आपको पता है, साइंस को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग है या लर्निंग है, एक क्वांटम वे ऑफ टीचिंग या लर्निंग है। तो जब हम क्लासिकल वे पढ़ते हैं, हम बड़ी चीजों, बड़े लेवल पे चीजों को पढ़ रहे हैं जो कि हमें दिखाई दे रही हैं आराम से, बट क्वांटम मैकेनिकली जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो हमें वो दिख नहीं रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम उन्हें इमेजिनरी मान लेते हैं। तो यही हुआ था कॉम्पेहेगन असेसमेंट में, वहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट आपस में बैठे हुए थे, उनके बीच में चर्चा चल रही थी। तो एक तरफ थे हमारे श्रोडिंगर भाई साहब, तो जनरली श्रोडिंगर की तरफ से क्वेश्चन आता है, मतलब उनकी टीम से क्वेश्चन आता है कि जो ये साई है, जो हम वेव फंक्शन मान के चल रहे हैं साई, जरा ध्यान से समझना बात को, साई जो है, ये साई जो है ये इमेजिनरी है। व्हाई? बिकॉज वो तो, ये जब रिसर्च हुई थी ये करीब 1920 1930 के बीच में हुई थी, तो डेट मींस ये उस टाइम पे रिसर्च हुई थी जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में समझना, उन चीजों को समझना और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। अब तो रिसर्च थोड़ी और ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, हम गॉड पार्टिकल पे जाके पहुंच चुके हैं। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चर्चा करना ही बहुत दिक्कत की बात थी। डेट मींस उन्होंने कहा कि जो मेरा साई है, जो मैं वेव फंक्शन मान के चल रहा हूँ, एक क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन जिसको मैं क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई करूंगा, छोटे लेवल पे अप्लाई करूंगा, वो जो वेव फंक्शन है वो एक इमेजिनरी होगा। बिकॉज क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, जब कुछ नहीं पता तो मैं उसको, साई को हमेशा इमेजिनरी मान के चलूंगा। ठीक है, तो साई मेरा कैसा हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपके श्रोडिंगर वाले साइड से। तो दूसरी साइड एक महान साइंटिस्ट बैठे थे जिनका नाम था मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न, तो मैक्स बॉर्न की टीम से क्वेश्चन आया कि अगर आपका फंक्शन इमेजिनरी है तो आप उस फंक्शन का कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल दीजिए। कैसे निकाल दीजिए, जरा देखो। आप जानते हैं, जनरली मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, यदि z बराबर a प्लस आइटा b होता है, जो नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं बस इस बात को ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पे आइटा क्या है, आइटा जहां पे लग जाता है, आइटा का मतलब होता है जनरली इमेजिनरी, आई को इमेजिनरी से ही मान लो। तो जनरली आइटा वर्ड जहां भी यूज होता है वहां पे बात होती है इमेजिनरी टर्म्स की, इमेजिनरी टर्म्स की। जो नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं सिंपल से समझ लो, आइटा का मतलब यहाँ पे इमेजिनरी है। वैसे आइटा लिखा जाता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, जब आइटा इंटू आइटा हो जाता है तो आइटा स्क्वायर हो जाता है, इसकी वैल्यू -1 होती है। मैथमेटिक्स वाले ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है ना, बट मुझे यहाँ केमिस्ट्री की टर्म से इन बातों को समझाना है, तो बस समझ सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस, वो क्या कह रहा है कि साई, मेरा साई जो फंक्शन है, डेट मींस कुछ साई फंक्शन यहाँ पे मैं जेड मान के चल रहा हूँ, वो जो फंक्शन इमेजिनरी है, डेट मींस a प्लस आइटा बी, डेट मींस में कुछ इमेजिनरी पार्ट है। तो ये वाली साइड, मैक्स बॉर्न वाली साइड कहती है अगर तेरा फंक्शन इमेजिनरी है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगा दे। जो नॉन मैथमेटिक्स वाले हैं बस उनके लिए सिंपल, जब भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगता है उसका मतलब ये है कि अगर आइटा कहीं पे माइनस लिखा है, सॉरी प्लस में लिखा है, तो उसके आगे माइनस का साइन बना दो। यदि आइटा माइनस में लिखा है उसके आगे प्लस का बना दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए जेड बराबर माइनस आइटा बी लिखा होता, माइनस आइटा बी लिखा होता, तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में बस आप प्लस लगा देते, बस प्लस लगा देते। ठीक है जी, इससे अच्छा मैथमेटिक्स वाले समझते होंगे, बस मुझे केमिस्ट्री के बेसिस पे समझाना है, इसलिए बस मैं इतना आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो उसने क्या कहा कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड प्लस, वो कहता है मेरा फंक्शन इमेजिनरी है, वो कहता है मेरा फंक्शन इमेजिनरी है, तो यहाँ से बात आती है कि तेरा अगर फंक्शन इमेजिनरी है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाल और इसका फिर मॉडुलस निकाल ले। और आपको पता है जैसे हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आपको पता है मैं कर दूंगा जेड इंटू जेड बार, दैट मीन जेड इंटू जेड बार की मल्टीप्लाई कर दूंगा। जेड की वैल्यू आपने निकाली हुई है जो कि आपको दी हुई है, उसका इमेजिनरी फंक्शन वो है a प्लस आइटा बी। आपने जेड बार की भी वैल्यू निकाली है, दैट मीन्स वो क्या है a माइनस आइटा बी। और आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी में क्या आइटा भी है तो इसका भी स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है जी, अब यहां से मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो a स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और आप सभी को पता है आइटा का स्क्वायर -1 होता है। मैथमेटिक्स वाले उनको पता ही है, नॉन मैथमेटिक्स वाले याद कर लो कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जैसे ही मैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूंगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट मींस इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो उसने क्या कहा कि अगर तेरा फंक्शन इमेजिनरी भी है जिसको तू इमेजिनरी फंक्शन कह रहा है, देख मैंने इसको रियल फंक्शन में, रियल वैल्यू में चेंज कर दिया, देखो इट इज द रियल वैल्यू। व्हाई इट इज रियल वैल्यू, क्यों ये एक रियल वैल्यू है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आइटा नहीं है। आइटा का मतलब जो नॉन मैथमेटिक्स वाले, इमेजिनरी टर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है, इमेजिनरी कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट मींस द फंक्शन इज रियल। तो जेड मॉडुलस जो निकल के आया वो रियल निकल के आया। तो जब
इतनी बात मैक्स बॉर्न की तरफ से समझाई गई, तो बस ये समझ लिया गया कि अगर मेरा साई इमेजनरी है, साई अगर इमेजनरी है तो साई अगर इमेजनरी है तो उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसको हम साई स्टार लिख रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपका साई जो है वो इमेजनरी पार्ट था, उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, जिसकी वजह से जो मेरा फंक्शन है वो जो उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो रियल निकल के आई। जो रियल वैल्यू कितनी होगी, या तो 1 निकल के आएगी या 0 निकल के आएगी। यदि वो 1 निकल के आई तो वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी, अगर वो 0 निकल के आई तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएगी। बोलिए क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? बोले जल्दी से। हाँ जी भैया। यस भैया। बाकी लोग क्लियर है? कीर्ति, क्लियर यस है भैया भैया। जी। चलिए तो इतना अगर क्लियर है तो ये दो टर्म हमने यहां से समझी कि कैसे हमने किसी इमेजिनरी फंक्शन को रियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दो साइंटिस्ट आपस में बैठे होते हैं तो भैया तकरार तो होती है, और ऑब्वियस बात है जब ऐसे आंसर मिलते हैं तो जलन भी होती है ना। तो उसके लिए फिर आइंस्टीन जैसे महान साइंटिस्ट फिर भाग जाते हैं कि भैया ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर बाद में उसको रियलाइज होता है तो सब कुछ सही इसने बात बताई, क्योंकि अगर फंक्शन को इमेजिनरी कह रहा है तो फंक्शन को रियल भी बना सकते हैं। मैथमेटिक्स तो सब कुछ करा सकती है, देखो इमेजिनरी फंक्शन को रियल बना दिया। इसलिए यहाँ पे भी ध्यान रखना कि हमेशा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में साई के साथ साई स्टार क्यों लिया जाता है, क्योंकि साई यहाँ पे है इसका इमेजिनरी पार्ट, साई स्टार है उसका क्या, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो अगर इमेजिनरी पार्ट है कोई तो स्टार का मतलब यहाँ पे उसका कंजुगेट है। कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। मैं वर्ड तो सही यूज कर रहा हूँ मैथमेटिक्स वालों, ये बता दो मुझे। आई थिंक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही कहते हैं इसे, काफी टाइम मुझे भी होगी मैथ पढ़ी हुई। बोलिए भाई, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही कहते होंगे इसे, बता दो हाँ भाई। जी भैया। चलिए चलिए तो फिर ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैसे ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शन लिया है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो गई, ऐसे यहाँ पे ऑर्थोगोनल कंडीशन भी होगी। चलिए इसको थोड़ा सा, जब इतना पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा आगे आपको समझाने के लिए और दो बातें पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ लेते हैं, लेट अस से ये आपका, आप जानते हैं कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। कैसे शेप होती है, डंबल शेप होती है। ये दूसरा पी ऑर्बिटल। तो जनरली मैंने आपको पढ़ाया था वेव्स आप जनरली देखते हैं, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन ऑर्थोगोनल कंडीशन को ढंग से समझ लेते हैं। देखिए अगर आपके पास नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है तो जनरली आप वेव कुछ ऐसी लेके चलेंगे। देखना कैसी वेव, ऐसी वेव। ये वेव का प्लस फेज, ये वेव का माइनस फेज, नॉट चार्जेस, दीज आर द फेजेस। फेज और चार्ज के बीच में अंतर होता है। जनरली आप देखते हैं वेव जिनका जो वेव प्लस में होगी जनरली का फेज प्लस मान लिया जाता है, जो वेव माइनस डायरेक्शन में होगी उसका वेव माइनस, उसका फेज माइनस मान लिया जाता है। जबकि चार्ज कब आते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आता है। तो इसलिए बता रहा हूं दीज आर द फेजेस नॉट द चार्जेस। तो मान लीजिए ये आपकी एक वेव है, ठीक है जी। अरे भाई चल जा ढंग से, ठीक है जी। तो ये आपकी वेव है, प्लस ऐसे ही आपकी कोई दूसरी वेव है, ठीक। इसका ये भी फेस प्लस है, ये भी फेस प्लस है। तो आपको पता है जब दो वेव्स एक जैसी होती हैं तो ऑब्वियस बात है जब ये प्लस वाला फेस प्लस वाले में जुड़ेगा तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जब ये आगे बढ़ा तो माइनस वाला फेस माइनस में जुड़ जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। प्लस प्लस में जुड़ेगा वैल्यू बढ़ जाएगी, माइनस माइनस में जुड़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस वाली कंडीशन को याद होगा, फिजिक्स में पढ़ते थे, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव वेव्स। दैट मींस यहाँ पे वेव जो हो रही है कंस्ट्रक्ट हो रही है, एक दूसरे को जोड़ रही है, तो इट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव वेव्स। सिमिलरली इसी चीज को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका प्लस फेज है, जब ये प्लस फेज से जुड़ेगा तो आपको पता है प्लस वाला प्लस के साथ एक बड़ा सा फेज बना लेगा, और सिमिलरली जब ये माइनस वाले प्लस के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड घट जाएगा और यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड घट जाएगा। तो ये कहानी हमें समझ में आती है। दैट मींस दो पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो आप, जब आपको पता है एक्सियल, ये इसकी px हो गई, ये भी इसका px हो गया, जब एक्सिस से आके जुड़ते हैं उसको हम कोएक्सियल इंटरैक्शन कहते हैं, और वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, इट इज द सिग्मा पीपी बॉन्ड। सिमिलरली इसको यहाँ पे समझ सकते हैं वेव्स की टर्म में कि दो वेव आपस में जुड़ी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, दैट मींस कंस्ट्रक्टिव आपको वेव देखने को मिली। तो ऐसी कंडीशन जहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव वेव देखने को मिलेगी, जहां पे 100% आपको ऑर्बिटल बनता हुआ दिखेगा, दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, जहां पे बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, जनरली वहां पे कंस्ट्रक्टिव वेव बनती हुई दिखेगी, और ऐसी कंडीशन को जनरली हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियस बात है एक बड़ा सा ऑर्बिटल आपको दिखा, एक पी ऑर्बिटल से आप उसमें कंबाइन हुआ, वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड में हमेशा एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मींस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस दो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, और आपको पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू कितनी होती है,
1। तो यही तो आपको नॉर्मलाइजेशन में समझाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जब भी कंडीशन होगी, ये वेव है साई, ये वेव फंक्शन है, तो आपकी पहली ये साई हो गई, ये इसका साई स्टार हो गया लेटर से, तो ये वेव हो गया, ये इसका वेव फंक्शन हो गया। जैसी दोनों वेव आपस में कंबाइन हुई तो एक बड़ी सी वेव बन गई, ये कंस्ट्रक्टिव वेव होगी। जब ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, जो कि कितनी होगी 1 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट मींस 1 है, तो उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, इट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताइए फास्ट, फिर बढ़ते हैं आगे। यस भैया। चलिए बाकी लोग, अभी तो मुझे लग रहा है काफी सो ही रहे हैं क्लास में, बस क्लास चला के सो गए। क्लियर है भैया। चलिए आगे देखते हैं। अब ऑर्थोगोनल कंडीशन देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑर्थोगोनल कंडीशन? तो देखिए लेट अस से ये आपका एक पीएक्स वेव है, ये आपका एक पीवाई वेव है, ये आपका एक पीवाई वेव है। आपको पता है सिंपल सी कहानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो ऑब्वियस बात है जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस हैं, तो आपको पता है डिफरेंट एक्सिस जब भी होती हैं इनके बीच में कोई भी ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज आपने देखा कि जब ये कोएक्सियली एक पीएक्स ऑर्बिटल दूसरे पीएक्स ऑर्बिटल से इंटरेक्ट हो रहा है तो उनके बीच में बन रहा है सिग्मा बॉन्ड ऑफ पीएक्स पीएक्स, दैट मींस कोएक्सियली ये बॉन्ड आपस में जुड़ रहे हैं। और आपको पता है बॉन्ड दो ही तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो कोएक्सियली या फिर साइडवेज, जिसे हम लेटरली भी कहते हैं साइडवेज। और आपको पता है साइडवेज में ये इसका प्लस फेज है, ये माइनस फेज है, ये प्लस फेज है, ये माइनस फेज है। प्लस वाला प्लस से इंटरेक्ट करेगा, माइनस वाला माइनस से इंटरेक्ट करेगा। और आपको पता है जब प्लस वाला प्लस से इंटरेक्ट करेगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि वेव फेज, मतलब फेज उसका एक अबव होगा एक बिलो होगा, दैट मींस दो उसके जो हैं एडजॉइनिंग पार्ट होंगे, दैट मींस एक प्लस वाला फेज जो होगा और एक माइनस वाला फेज होगा। तो आपको पता है पाई जो बॉन्ड होता है वो हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, या फिर जिसे हम जनरली लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है जो बॉन्ड है वो दो ही तरीके से फॉर्म हो सकता है, या तो कोएक्सियली जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड हमेशा फाइंड करते हैं, या फिर लेटरली या फिर साइडवेज जिसमें हमेशा पाई बॉन्ड देखते हैं। तो जनरली इसको मैं पीवाई मान लेता हूं, तो ऑब्वियस बात है दूसरा भी पीवाई होगा। तो दैट मींस कभी भी हम दो ऑर्बिटल को ऑर्थोगोनली, दैट मींस परपेंडिकुलरली नहीं जोड़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कभी भी आपके ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे। तो जनरली इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना। तो ऑब्वियस बात है जब यहाँ पे ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो दैट मींस हमेशा परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को जनरली मैं क्या कहूंगा? ऑर्थोगोनल कहूंगा, बिकॉज वहां कोई भी ऑर्बिटल नहीं बनेगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी ये मान लीजिए एक वेव है, ठीक, इसका है प्लस फेज, इसका है माइनस फेज। सिमिलरली आपके पास दूसरी वेव है जिसका है माइनस फेज प्लस फेज। तो आपको पता है जब ये वेव्स को प्लीज बराबर मान के चलना, तो आपको पता है जब ये प्लस वाली फेज ऐड होगी, क्योंकि इसका हाफ वाला जो पार्ट है प्लस है, इसी का हाफ वाला पार्ट जो माइनस है, प्लस माइनस जब भी ऐड होगा तो आपको पता है 0 हो जाएगी ये वेव। सिमिलरली ये वाला माइनस वाला जब ये प्लस वाले फेज से जुड़ेगा, क्योंकि इसका ये वाला हाफ माइनस का है, ये वाला हाफ प्लस का है, जब ये आपस में जुड़ेगा तो ऑब्वियस बात है नेट जो वेव है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट मींस वो केवल ओरिजिन पे रह जाएगी। दैट मींस की जो नेट वेव है वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव वेव बोलेंगे, या फिर डिस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल बोलेंगे, जहां पे कभी भी ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा, ऑर्बिटल ही फॉर्म नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो भी कितनी होगी? 0 होगी। बोलिए क्या इतनी बात क्लियर है? जल्दी से प्लीज मुझे बताइए फर्स्ट। हाँ जी भैया बोलिए क्लियर। जल्दी से। चलिए क्लियर है तो दो बातें और समझिए। देखिए साई को जनरली बोला जाता है वेव फंक्शन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कैसा वेव फंक्शन? क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। अब मैं क्यों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसको भी समझ लो। यहाँ पे साई है वेव फंक्शन, यदि मैं साई को ही साई में गुणा कर दूं तो उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियस बात है साई इंटू साई, आपको पता है साई स्क्वायर हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं मैं इसको भी देखूं तो साइन टू साइड, दैट मींस कहीं ना कहीं साई स्क्वायर ही आपको दिख रहा है, और साई स्क्वायर दिख रहा है दैट मींस प्रोबेबिलिटी दिख रही है। या तो प्रोबेबिलिटी कमी हमेशा मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी? जब वो नॉर्मलाइज्ड होगा, जब दो वेव आपस में कंस्ट्रक्टिवली जुड़ रही होंगी, दैट मींस वहां पे एक अच्छा सा ऑर्बिटल दिख रहा होगा, ऑर्बिटल दिख रहा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, दैट मींस वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन होगी। सिमिलरली ऑर्थोगोनल कंडीशन, जिसको हमने परपेंडिकुलर इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी थी टर्म, हालांकि एग्जाम में ऑर्थोगोनल ही वर्ड मिलने वाला है, पर परपेंडिकुलर एटीट्यूड इसलिए समझा दिया है
क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो ऑर्बिटल परपेंडिकुलरली आपस में जुड़ेंगे तो कभी आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे। दैट मींस उनके जो फेज होंगे वो कुछ अलग अलग तरीके से आपस में जुड़ रहे होंगे। दैट मींस वेव कैसे हो जाएगी, डिस्ट्रिक्टिव हो जाएगी। दैट मींस आपकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मींस दिस कंडीशन इज द ऑर्थोगोनल कंडीशन। बोलिए क्या इतनी बात क्लियर है भैया? सभी बता दें एक बार जल्दी से, क्लियर है? क्लियर है भैया। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या क्या धारणाएं हैं क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो धारणाएं देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट 1 हमने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस। जो फंक्शन एफ है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट अभी पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल की स्पेस में वो हमेशा 1 के बराबर होनी चाहिए। दैट मींस मैक्सिमम होनी चाहिए, या 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम है तो ऑब्वियस बात है अगर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है तो वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, अगर वो मिनिमम है या 0 है तो इट इज द ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं अगले पोस्टुलेट पे। द थर्ड पोस्टुलेट, द ओनली पॉसिबल वैल्यू विच ए मेजरमेंट ऑब्जर्वर ऑफ पी आर आइगन वैल्यू। दैट मींस क्या आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू की बात कर रहा है, पी कोई ऑपरेटर जैसे साई पे ऑपरेट कर रहा हूं तो फंक्शन मेरा चेंज नहीं हुआ है, फंक्शन इज सेम। फंक्शन सेम है तो उसकी कुछ वैल्यू पी एन निकल गया है जो कि इसकी आइगन वैल्यू होगी, और वो आइगन वैल्यू कैसे होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। दैट मींस थर्ड पोस्टुलेट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ध्यान देना। अब इसमें पोस्टुलेट नंबर 4 दिया है, क्या दिया है वो एक बार मैं देख लेता हूं। चलिए, तो पोस्टुलेट नंबर 4 आपको ऑलरेडी कल मैंने बताए थे ऑपरेटर्स। मैंने आपको बताया था एक्स को अगर मैं क्लासिकली लिखूंगा, डायरेक्शन को अगर मैं क्लासिकली लिखूंगा तो एक्स वाई जेड लिखूंगा, तो उसके जो ऑपरेटर होंगे वो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप होंगे। तो अगला वाला जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं वही है। दैट मींस ये वाला पोस्टुलेट नंबर जो 4 है बुक का वो यही है कि अगर कोई क्लासिकल ऑपरेटर इस तरीके से लिखा जा रहा है तो उसकी क्वांटम मैकेनिकल टर्म क्या होगी। सिमिलरली मोमेंटम पी एक्स वाई पी जेड पी वाई पी जेड है, इट इज पी जेड। ठीक है जी, तो उसके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर क्या होंगे, तो पीएक्स का आपको पता है माइनस आइटा एच कट डी बाई डी एक्स, सिमिलरली वाई के लिए माइनस आइटा एच कट डी बाई डी वाई, सिमिलरली पीजेड के लिए माइनस आइटा एच कट डी बाई डी जेड होगा। तो ध्यान देना, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो फोर्थ पोस्टुलेट ये कह रहा है कि एवरी क्लासिकल फंक्शन हैव ए क्वांटम मैकेनिकल वेव टर्म, क्वांटम मैकेनिकल उसकी टर्म होगी। तो जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में हम इन्हीं टर्म्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियस बात है हमने इसके लिए कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर मान के चले हैं। तो ऑब्वियस बात है मैंने कल आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला पोस्टुलेट नंबर 5 कह रहा है ऑपरेटर टोटल एनर्जी प्रिसाइजली द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम पोस्टुलेटेड ऑपरेशन। तो देखो इसमें बुक में ना एक्चुअली 6 पोस्टुलेट मैंने पढ़े हैं, इसमें 8 बना रखे हैं, तो इसलिए मेरे को पढ़ना पड़ रहा है 1 बाय 1 क्या इन पोस्टुलेट में कह रहा है। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है डीजेनरेट का, डीजेनरेट वर्ड यूज कर रहा है। क्या होता है ये डीजेनरेट, तो देख लेते हैं। देखिए आपका कोई फंक्शन मान लीजिए ए है, उसको साई पे अप्लाई कर रहे हैं। साई आपका एक आइगन फंक्शन है, दैट मींस साई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, साई साई रह रहा है। ऑपरेटर ए को ऑपरेटर को क्या जनरली कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, फंक्शन आपका साई होगा, क्योंकि ऑपरेटर के बिना फंक्शन नहीं है, कल ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूं। ऑपरेटर के बिना फंक्शन कुछ नहीं, फंक्शन के बिना ऑपरेटर कुछ नहीं, पंखे के बिना रेगुलेटर कुछ नहीं, रेगुलेटर के बिना पंखा कुछ नहीं। ऑब्वियस बात है अगर आपको पंखे को अपनी एक फिक्स स्पीड में रखना है। तो जैसे ही मैं ए ऑपरेटर को इस आइगन फंक्शन साई पे अप्लाई कर रहा हूं, तो आइगन फंक्शन साई है, दैट मींस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्वियस बात है आपको एक आइगन वैल्यू मिलेगी, लेट अस से इट इज स्मॉल ए। ठीक है, इट इज स्मॉल ए। सिमिलरली अगर मेरा कोई फंक्शन ऑपरेटर है बी, उसको मैं साई पे अप्लाई कर रहा हूं, तो दैट मींस साई मेरा एक आइगन फंक्शन है, आइगन फंक्शन है और उसकी कुछ आइगन वैल्यू है बी। तो मेरी एज ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं, लेट अस से इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अगर मेरी कंडीशन डी जनरेट है, डी जनरेट का मतलब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है ना, जिनकी एनर्जी सेम होती है बट स्टेट अलग अलग होती है, दैट मींस एक ना एक उनकी टर्म सेम होगी। सिमिलरली यहाँ पे ए कैप मैंने जैसे इसमें ए कैप को अप्लाई करा फंक्शन साई में, सिमिलरली इसकी आइगन वैल्यू ए आई, इसकी आइगन वैल्यू आई। तो अगर यहाँ पे अगर ये डी जनरेट होंगे, मतलब ये दोनों फंक्शन आपस में इंटरलेट करेंगे, या फिर मैं डी जनरेट कहूँ इन वर्ड्स को, तो यहाँ पे जैसे ये डी जनरेट होंगे तो याद रखना हमेशा यहाँ पे डी जनरेट होंगे तो ए की वैल्यू हमेशा बी के बराबर होगी। सो ए इज ऑलवेज इक्वल टू बी, दैट मींस डी जनरेट में क्या होगा, कुछ ना कुछ सेम होगा, दैट मींस एनर्जी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H1 अप्लाई कर दूं साई 1 में, तो ऑब्वियस बात है आपको पता है जब भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को साई में अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमेशा एनर्जी की टर्म आएगी जो कि E1 ऑफ साई। ठीक है, सिमिलरली ऐसी में कोई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर 2 है, उसको भी साई में अप्लाई कर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है जो उसकी एनर्जी है, लेट अस से इट इज E2 ऑफ साई। अब कंडीशन क्या है,
अगर मेरी जो वैल्यू है वो डीजनरेट होंगी, तो डीजनरेट का मतलब है उनकी जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए। वो टर्म कौन सी हो जाएगी? एनर्जी की टर्म हो जाएगी। दैट मींस यहाँ पे अगर डीजनरेट है तो उनकी आइगन वैल्यू सेम होनी चाहिए, दैट मींस मतलब बराबर होनी चाहिए, दैट मींस E1 बराबर आपका E2 हो जाएगा। सो सिमिलरली एज इन केस ऑफ नॉन डीजनरेट, तो ऑब्वियस बात है, सिंपल सी कहानी समझ में आ रही होगी। अगर नॉन डीजनरेट टर्म है, ठीक है जी, नॉन डीजनरेटेड टर्म है, तो नॉन डीजनरेसी के केस में A इज नॉट इक्वल टू B। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा। यहां भी अगर नॉन डीजनरेट है, ND लिख देता हूं शॉर्ट में, नॉन डीजनरेट है, दैट मींस दिस एनर्जीज आर नॉट इक्वल इन एनी केस। बोलो भाई, क्लियर है इतनी बात? तो मुझे जल्दी से बताइए, बोले जल्दी से। एक बार फिर से बता देता हूं, आपने दो अलग अलग फंक्शन मतलब ऑपरेटर्स लिए हैं, उसको फंक्शन में अप्लाई किया है, तो उनकी कुछ आइगन वैल्यूज निकल के आई हैं। यदि वो आइगन वैल्यूज बराबर हो जाती हैं तो वो डीजनरेट हो जाएंगी, या फिर मैं कह सकता हूं अगर वो डीजनरेट होंगी तो उनकी वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। सिमिलरली अगर वो बराबर नहीं आती हैं तो वो नॉन डीजनरेट हो जाएंगी, या फिर मैं कह सकता हूं अगर वो नॉन डीजनरेट है तो उनकी वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं आ सकती हैं। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे हैमिल्टनियन ऑपरेटर को लिया तो उसके साथ एनर्जी का फंक्शन E1 आ गया, सिमिलरली एनर्जी का फंक्शन E2 आ गया जब मैंने हैमिल्टनियन ऑपरेटर H2 को अप्लाई करा साई पे। तो ऑब्वियस बात है अगर वो डीजनरेट होंगी तो एनर्जी बराबर होंगी, या फिर मैं कह सकता हूं दोनों की एनर्जी बराबर है तो वो डीजनरेट होंगी। वाइस वर्सा वाली बात बोल रहा हूं। सिमिलरली अगर नॉन डीजनरेट होंगी तो उनकी एनर्जी कभी बराबर नहीं होगी, या फिर मैं कह सकता हूं एनर्जी कभी बराबर नहीं होंगी तो हमेशा नॉन डीजनरेट रहेंगी। बोलिए क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो जल्दी से, हाँ जी फास्ट। भैया। यस इसको समझ लेते हैं फिर कैसे हम इनको ऑर्बिटल में पढ़ते हैं। ये है इसका px ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आगे और भी अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में है इस बार। px py pz, ये आपके 3 ऑर्बिटल हैं। अब आप जानते हैं, लेट अस से मैं से सेकंड सेल का p मान लेता हूं, 2p मान लेता हूं, तो 2p में आपको पता है p के 3 ऑर्बिटल होंगे, इट इज द px py pz। अब आप देख रहे हैं यहां पे इनकी स्टेट अलग अलग है। अब ये स्टेट से क्या मतलब है, ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ये z एक्सिस पे है। तो इसको भी ऐसी समझो ना, ये A जो है ये इसकी स्टेट हो गई, ऐसी B ऑपरेटर इसकी स्टेट हो गई। कैसे स्टेट हो गई? क्योंकि हमने पढ़ा था लेट अस से कि मोमेंटम जो हमारा x डायरेक्शन में, मोमेंटम हमारा y डायरेक्शन में। अब ये क्या है, हमारे ऑपरेटर ही तो हैं, px py ऑपरेटर ही तो हैं। अगर ये ऑपरेटर हैं तो ऑब्वियस बात है, मान लो ये A ऑपरेटर है लेट अस से, और ये है B ऑपरेटर। जब मैं इन ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहा हूं लेट अस से किसी फंक्शन साई में, तो साई में जैसे ही मैंने ऑपरेट करा, मान लो इनकी कुछ वैल्यू आ गई, वो आ गई A और B, मतलब इसकी आइगन वैल्यू कुछ आ गई, इसकी A आ गई, इसकी B आ गई। यदि A और B बराबर हो जाए, A और B बराबर हो जाए, दैट मींस मैं इसको कहूंगा कि मेरा फंक्शन डीजनरेट है। A और B बराबर ना आए तो मैं कहूंगा भैया मेरा फंक्शन डीजनरेट नहीं है। तो इसको ऐसी समझो कि भैया A ऑपरेटर मान लो किसी और डायरेक्शन का है, B ऑपरेटर किसी और डायरेक्शन का है, तो यहाँ देख लो px अलग एक्सिस पे है, py अलग एक्सिस पे है, यहाँ p ऑर्बिटल है, यहाँ p आपका मोमेंटम था। प्लीज ध्यान देना कैप बना हुआ है, कहीं इसको आपस में ही सब कुछ एक जैसा ही बना दो, ठीक है ना। तो यहाँ px py pz है, तो आप x एक्सिस पे p ऑर्बिटल है, y एक्सिस पे p ऑर्बिटल है, z एक्सिस पे है, दैट मींस इनकी स्टेट अलग अलग है। दैट मींस मैं कह सकता हूं इनके ऑपरेटर अलग अलग हैं, बट इनकी एनर्जी, इनकी आइगन वैल्यूज जो इनके ऑपरेटर को ऑपरेट करा, इनकी वैल्यू आई, आइगन वैल्यू एनर्जी वो सेम है। व्हाई? बिकॉज तीनों ही सेकंड सेल के ऑर्बिटल हैं, और आपको पता है सेकंड सेल के तीनों ही ऑर्बिटल हैं तो तीनों की एनर्जी सेम होगी। तो ऑब्वियस है ये जो p के 3 ऑर्बिटल हैं इनको हम बोलेंगे डीजनरेट। क्या बोलेंगे? डीजनरेट। व्हाई डीजनरेट? क्योंकि तीनों की स्टेट अलग अलग है बट तीनों की एनर्जी बराबर है। दैट मींस इनका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ऐसे अप्लाई करके देख सकते हैं कि इनके ऑपरेटर अलग अलग हैं। हाँ, एक ए ऑपरेटर लगा रहा है, बी ऑपरेटर लगा रहा है, बट इनकी कोई ना कोई टर्म सेम आ रही है। दैट मींस ए की बराबर, ए की वैल्यू जो है वो बी के बराबर आ रही है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट। सेम चीज को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कि पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों अलग अलग एक्सिस हैं, बट वो किससे सेम है? वो एनर्जी से सेम है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब नॉन डीजनरेट का क्या एग्जांपल होगा? यदि मैं 2p कंपेयर करूं 3p से, तो आप जानते हैं 2p मतलब px वाला कभी भी 2px वाला कभी भी 3p की एनर्जी के बराबर नहीं हो सकता है। तो जब भी तो हम देखते हैं कि 2p अच्छा बॉन्ड बनाता है रेदर देन 2p 3p से, 2p 3p से। बोलिए भाई क्या इतनी बात क्लियर हुई? जो हम आगे टर्म्स पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यहां से निकल के आती हैं। बोलो भाई जल्दी से, क्या बात क्लियर हुई? It means 2px px ये दोनों की x स्टेट सेम है, x एक्सिस पे है, बट इनकी एनर्जी सेम नहीं है, एनर्जी सेम नहीं है। दैट मींस दीज आर द नॉन डीजनरेट। ये कैसी हैं? नॉन डीजनरेट। बोल दो भैया क्लियर हुआ कि नहीं? मैथमेटिक्स को आपने जनरली जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वैसे अप्लाई किया यस जाता है। चलिए आगे आते हैं Clear पोस्टुलेट नंबर 6 पे।
पोस्टुलेट नंबर 6 से पहले 7 देख लेते हैं भैया। बताया था ऑर्थोगोनल क्या होंगे, नॉर्मलाइज्ड क्या होंगे, बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता बार बार इनको बताने की आवश्यकता है। तो प्रॉब्लम पोस्टुलेट नंबर 7 भी आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आते हैं पोस्टुलेट नंबर 8 पे, कम्यूटेशन। इसको पढ़ाऊंगा, तो इससे पहले पोस्टुलेट नंबर 6 ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि 7 वो पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस कर दिया। और नॉर्मलाइज्ड हमने कंडीशन देखी जिसमें 1 के बराबर हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कंडीशन देखेंगे जिसमें जो है 0 के बराबर हो जाएगा। क्या 0 के बराबर हो जाएगा? वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं कुछ और कहानी। कहानी क्या पढ़ते हैं, देखें। पोस्टुलेट नंबर 6 में क्या कह रहा है? व्हेन ए ग्रेट many measurement of any dynamical variable are made on assembly of a system whose state function is psi, the average value is obtained by। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वांटम मैकेनिकल टर्म में अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी भी टर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया गया है उस जिसका एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मींस का मतलब है एवरेज वैल्यू। तो ए है तो ए को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फिर इसका कॉन्जुगेट बेस, फिर ऑब्वियस बात है अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसको dx लिख दूंगा, डी टाउ है तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होंगी, अगर केवल एक्स एक्सिस है तो इट इज dx अपॉन में ये कितना हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा साई इंटू साई स्टार ऑफ dx। तो देखो इसको हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन वाली टर्म अभी हमने देखी थी, तो इंटीग्रेशन ऑफ साई, उसके बीच में जो जिसका एवरेज वैल्यू निकालना उसको बीच में पुट कर दो, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, फिर dx अपॉन में सिंपल सा है साई इंटू साई स्टार ऑफ dx। यदि यदि मेरा फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, यदि मेरा जो फंक्शन है वो पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है, पहले से ही मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो यदि मेरा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो मुझे सिंपल सी बात समझ में आती है कि जो साई इंटू साई स्टार होगा इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। ऑब्वियस अभी देखा, यदि ये 1 के बराबर होगी तो मेरा एवरेज वैल्यू निकालना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज नीचे वाली टर्म को मैं 1 लिख दूंगा, क्योंकि साई ऑफ साई स्टार dx इक्वल टू 1, जैसे ही 1 हो जाएगा तो मेरा जो सिंपल सी एवरेज वैल्यू होगी वो साई ऑफ a इंटू साई स्टार ऑफ dx हो जाएगी। बोलिए भाई, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसके लिए फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला ही मान के चलिए। तो इस फॉर्मूला आपको याद करना है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एवरेज वैल्यू। ठीक है जी, दिस फॉर्मूला इज फॉर एवरेज वैल्यू। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू? कि a का एवरेज वैल्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है साई a साई स्टार ऑफ dx अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ साई इनटू साई स्टार dx। जनरली आपके सिलेबस में एवरेज वैल्यू नहीं निकलवाएगा, पर फिर भी एक आध एवरेज वैल्यूज मैं आपसे निकलवा लूंगा, क्योंकि देखो काफी बच्चे ऐसे भी हैं जनरली जिन पे केमिस्ट्री में जिसके पास पीसीबी है ना, तो जनरली उन पे पीसीबी है तो उन पे मैथमेटिक्स नहीं है, तो इसलिए इंटीग्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हम देखेंगे अगर मेरे फंक्शन में साई आ रहा है तो आपको देख रहे हो साइन टू साई स्टार हो रहा है, दैट मीन साइन का फंक्शन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इट इज साइन स्क्वायर्ड। और साइन का स्क्वायर का फिर इंटीग्रेशन वगैरह ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज है मैथमेटिक्स की, इसलिए जनरली ये पीसीबी वाले बच्चे भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसलिए जनरली ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें नहीं पूछे जाएंगे। अदरवाइज आप आईआईटी जैम का अगर एग्जाम देते हैं, ड्यू एंट्रेंस देते हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियस बात है वहां पे साफ साफ लिखा रहता है मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड, तो मैथमेटिक्स वहां पे चाहिए होता है, इसलिए भैया वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जबकि आपका पीसीबी वाले बच्चे भी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, आईसी वाले बच्चे भी हैं, ठीक है ना, तो आईसी वालों पे तो खैर मैथ होता है, जनरली पीसीबी वालों पे मैथ नहीं होता है, तो वहां पे उनको बड़ी दिक्कत आती है इस इंटीग्रेशन में, तो इसलिए जनरली यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं देगा, बल्कि हाँ डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू इफ द फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये बन जाएगा, ध्यान देना, इन चीजों को बिल्कुल दिमाग में अपने रख लेना। फिर से बोल रहा हूँ, एवरेज वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला ये होता है, अगर फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ये जो आपके सामने लिखा है, क्योंकि नीचे वाली टर्म कितनी होगी? 1 के बराबर हो गई। बोलिए भाई, क्या इतनी बात सभी के क्लियर है? प्लीज मुझे जल्दी से बताएं, इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ जी भैया। चलिए, इतना आपके समझ में आ गया है, तो लास्ट जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो फंक्शन कम्यूट होंगे। जनरली कम्यूट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली कम्यूटेशन पहले मैथमेटिकली देख लेते हैं, जिन पे पास मैट्रिक्स थी वो कम्यूट वगैरह पढ़ चुके होंगे। तो जैसे ए है, ए कम्यूट कर रहा है बी के साथ, तो ए और बी कम्यूट का मतलब होता है एक दूसरे का संयोग देना, एक दूसरे के साथ परस्पर चलना। तो अगर ए बी के साथ कम्यूट कर रहा है तो उसको ऐसे लिखेंगे ए ब्रैकेट बी, ठीक, तो ये हमेशा बराबर आना चाहिए ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए। और अगर ये कम्यूट होगा तो ये वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगी, डेट मीन्स ये 0 के बराबर होगी, तो डेट मीन्स ये कम्यूट करेगा, ठीक। और यदि ए कम्यूट बी करूं
मतलब करने की कोशिश करो, और ये वैल्यू दैट मीन्स a इंटू बी माइनस बी इंटू ए यदि 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं नॉन कम्यूट। तो इट इज कॉल्ड नॉन कम्यूट। तो कम्यूटेशन कब होगा? जब भी 0 के बराबर होगा। नॉन कम्यूटेशन कब होगा? जब भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। ठीक, अब ये कम्यूट क्या होते हैं? ये ए बी क्या है? यहाँ पे ए और बी है ऑपरेटर, मैं इसको कैप से बनाया था ताकि समझ में आए आपको, यहाँ पे ऑपरेटर है। तो डेट मीन्स दीज आर द ऑपरेटर्स, ये है ऑपरेटर्स। और आपको बता देता हूं, ऑपरेटर है तो अब इस बात इसके एक फंक्शन चाहिए जो कि होगा साय। यहाँ भी मैं बना देता हूँ साय। ठीक है जी, तो यहाँ भी साय, यहाँ भी साय। तो एक चीज और देख सकता हूं कि अगर कम्यूट होगा तो a इंटू बी साय बराबर b इंटू ए साई के हमेशा ही होगा। तो a इंटू बी साई इज ऑलवेज इक्वल टू b इंटू ए साई। तो अब इस बात से साफ साफ दिख रहा है कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी। सिमिलरली नॉन कम्यूट कब होगा? जब a कैप b कैप साई बराबर a b माइनस के b a नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट मींस इट इज नॉन कम्यूट। ध्यान देना। बोलो, इतनी बात समझ में आई? बोलो जल्दी से, फिर आगे हाँ जी दूसरा बैच में पढ़ाना है, जल्दी से बता दो। यस भैया। चलिए, तो इसको देख लेते हैं, कल इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे कम्यूटेशन और नॉन कम्यूटेशन पे भी। फिलहाल आज की क्लास में इतनी रखूंगा, और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज बताइए। कुछ पढ़ा हो, लिखा हो, और कुछ जो सो रहे हैं वो भी बता दो। मुकुल और आयुषी, कल का होमवर्क करा? बोलो जल्दी से। कल जो होमवर्क दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो दिए थे होमवर्क में, हाँ भैया वो निकले ही नहीं निकले नहीं? उसमें क्या भैया। था भाई? डबल डेरिवेटिव है ना उनका। तो डबल डेरिवेटिव साइन का नहीं करना आया? हाँ भैया वो कॉस का तो आ सॉरी, गया, फिर? पर वो सिंगल में नहीं होगे ना। हाँ, तो सिंगल वाला आइगन फंक्शन ही नहीं होगा कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ जी ये भैया। दिया था ना क्वेश्चन, तो इसकी तो वैल्यू चेंज हो हाँ जाएगी, जी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉस तो जब फंक्शन ही सेम नहीं है तो वही है, जब फंक्शन ही सेम नहीं है तो कैसे वो आइगन फंक्शन हो गया? डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस का हो जाएगा साइन, फिर साइन का फिर से इंटीग्रेशन करूंगा और डिफरेंशिएशन करूंगा, कॉस हो जाएगा। तो कॉस कैसा आएगा? साइन का इंटीग्रेशन जो कॉस होगा माइनस में आएगा, दैट मींस की आइगन वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। फंक्शन सेम है। ठीक है जी, चलिए बाकी मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।